आमतौर पे मेरी अपनी एक धारणा है कि पत्रकारिता सत्ता के बहुत करीब होती है। पर जो लोग पत्रकार के रूप में सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जिसकी प्रोफेशनली ज़रूरत नहीं होती है, वो अच्छे पत्रकार नहीं होते। ये मेरी अपनी धारणा है। और दरअसल मैं उनसे बहुत उन्हें अच्छा नहीं मानता। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरी ये धारणा बदल गई। अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको पहले से इंट्रीग्स, जिसे कहते हैं राजमहल के षड्यंत्र, इसको पूरी तरह समझना होगा। सत्ता के गलियारे में कैसे चीजें होती है और ये कौन बताएगा? जो सत्ता में है, सत्ता का के चोले में है, जो खुद पॉलिटिशियन है, जब वो बताता है तो उस पर बहुत सारे शक होते हैं कि उसका अल्टेरियर मोटिव क्या है। जाहिर है पत्रकार ये बताता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं ये कहूँगा कि संतोष जी हमारे मित्र हैं, पर मैं, चूंकि वो राजनीति के बहुत नज़दीक रहे हैं, जब ये किताब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि ये वही होगा, सत्ता के गलियारे की बातें होंगी और जिनके ये करीब रहे हैं उनको बचाने की एक पुरजोर कोशिश होगी। पर मैं आपसे सच बताऊं, आज जीवन के 45 साल इस प्रोफेशन में रहने के बाद मुझे एक नया एहसास हुआ कि मैं गलत था। और अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप अच्छे राजनीतिक रिपोर्टर नहीं हो सकते, राजनीतिक पत्रकार नहीं हो सकते। दूसरा, ईमानदारी। संतोष भारती जी की इस पूरी किताब का उद्देश्य जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इन्होंने वीपी सिंह को हाईलाइट करने की कोशिश की होगी, ये मेरे मन में था। पर साहब, कमाल की ईमानदारी इस किताब के लेखक ने दिखाई है, जिसमें कि वीपी सिंह के वो सारे पहलू दिखा। और सिर्फ वीपी सिंह का नहीं, LK आडवाणी का, सोनिया गांधी का, सारे लोगों के वो पहलू दिखाए हैं जिनसे देख के आपको ये लगता है कि ये राजनीतिक वर्ग कैसा है, कितनी शिद्दत से अपनी बात पे टिकता है या कब टूटता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले हर व्यक्ति, बल्कि पत्रकार जो बनना चाहता है, हर व्यक्ति को इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पेज किताब के जब मध्य में आप पहुंचेंगे तो वीपी सिंह के बारे में जो कुछ बातें हैं, उसमें एक बात लिखी है कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनाक्रोश था उसके प्रोडक्ट के रूप में आए। और वो भ्रष्टाचार भी उन्होंने ही इसको आगे किया था, इसको बढ़ाया था। बोफर्स को लेके मिस्टर क्लीन की तस्वीर पूरे देश में काफी गड़बड़ हुई थी और वीपी सिंह उसकी उपज थे। जनता ने इसके लिए वोट दिया था। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इस लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके आने के बाद वीपी सिंह के वो तेवर कभी नहीं दिखाई दिए जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, बल्कि अंबानी के एक व्यक्ति को, जो कि बड़े पत्रकार थे, पीएमओ में लाया गया। और अंबानी के यहां मैसेज गया कि साहब ये अंबानी जो कुछ चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर का। और कई बार ये हुआ भी कि जब एक चीज का प्राइस बढ़ना था तो प्राइस अगले दिन बढ़ा, अंबानी के अखबार में पहले निकल गया। तो लेखक खुद कह रहा है कि नहीं, वीपी सिंह में वो सारे तेवर खत्म हो चुके थे। मंडल के मसीहा के रूप में वीपी सिंह आते हैं, लेकिन क्या क्या काल सापेक्षता थी, क्या क्या परिस्थितियां थी, अगर आप उसको गहराई से जानेंगे कि मंडल रिपोर्ट आई कैसे। आरोप ये लगता है कि देवीलाल को काउंटर करने के लिए लाया गया, नहीं, बहुत सारे फैक्टर थे। 84 में राम मंदिर आंदोलन होता है, 89 में ही पालनपुर में बीजेपी, पालनपुर कॉन्फ्रेंस में, पालनपुर सेशन में बीजेपी ने
राम मंदिर को अपना मुद्दे के रूप में अडॉप्ट किया। एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का नया क्रम शुरू हुआ। उसके 5 महीने बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और आप ताजुब करेंगे, जब मीटिंग होती है तो आडवाणी, जो कि पालनपुर रिजोल्यूशन के वो थे, रचयिता थे, गिरफ्तारी की बात आती है, चूंकि सत्ता में बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, तो वही आडवाणी कहते हैं कि इन लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए जो कि राम मंदिर का आंदोलन कर रहे हैं। ये उसके पक्ष में थे। और उसी के 6 महीने बाद रथ यात्रा पे निकल जाते हैं। तो आडवाणी के ये 3 फेसेस आप देखेंगे। लेकिन तब आपको समझने में आसानी होगी कि क्या आडवाणी को हम अभी तक क्या समझे थे। एक फर्म आदमी है, लेकिन जहां जहां उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजकाज है, ये आपका दायित्व है कि आप उन्हें अरेस्ट करें, वहां पे आडवाणी दूसरे थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए पालनपुर रिजोल्यूशन वाले आडवाणी दूसरे थे। और जब राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, सरकार से विड्रॉ करना होता है, वाजपेयी नहीं चाहते थे कि इस तरह का बहुत कुछ किया जाए। वही स्थिति थी महंत अवैधनाथ की। अवैधनाथ बहुत लिबरल थे इस मामले में, जबकि हार्डकोर हिंदू थे। लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सरकार को दिक्कत हो और आंदोलन सड़क पे आए। ये किस्से जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि राम मंदिर आंदोलन में किसकी किसकी क्या भूमिका थी, मंडल कमीशन किन स्थितियों में आया। और अगर आपने ये चीजें नहीं जानी तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो कोई भी, आजकल मैं देख रहा हूं कि लफाजी होती है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, लेकिन अगर आप असली जानना चाहते हैं कि पहले इंट्रिग्स क्या होते हैं, राजमहल के षड्यंत्र क्या होते हैं, तो ये किताब अद्भुत किताब है। और मैं कहता हूं कि मैं 45 साल के बाद अगर इस किताब से वंचित रहता तो शायद मैं पूर्ण जर्नलिस्ट ना हो पाता। अब शायद थोड़ा बहुत नजदीक उसके पहुंच पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।